एवरीवन, मैं विवेक एडमिरेबल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोग को मनोविज्ञान के बारे में, उसके समय काल के बारे में, कैसे उसने अपने अपने अवस्थाएं चेंज की, अवस्थाएं बदली, किस रूप में आया। अब आज का टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय से मतलब क्या है? संप्रदाय यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। अगर कंप्लीट है तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल से मतलब ये है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का समूह जो अपना अपना विचारधाराएं प्रकट करते थे, अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार उन्होंने अलग अलग संप्रदाय बनाया जिसका मत अलग अलग था। तो इसमें सबसे पहला था संरचनावाद। संरचनावाद एक ऐसा संप्रदाय था जिसने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करके एक नया रूप दिया, नया विषय दिया। और संरचनावाद के जनक विलियम वुंड को कहते थे। विलियम वुंड और टिचनर, ये दोनों लोग मिलके संरचनावाद का इन्होंने स्थापना किया और इन चीज़ों को लेके अपना अपना मत दिया। आगे देख सकते हैं, ये फोटो है विलियम वुंड साहब का, जो कि जिनका जन्म 1832 और मृत्यु 1920 में हुई थी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की चेतना में मानसिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये लाइन थोड़ा कठिन है, इसको मैं एक ईजी वे में बताता हूँ आप लोग को कि वातावरण में आदमी कुछ व्यवहार को देखता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर ला के वो एक जटिल रूप बना देता है। तो ऐसे छोटी छोटी संरचनाओं को मिला के जो जटिल रूप बनता है, जो इंसान के मन में चलता है, उसी के बारे में जानकारी, उसी के बारे में अध्ययन संरचनावाद कहलाया। संरचनावाद में अंतर्दर्शनात्मक विश्लेषण के द्वारा मन और चेतना के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें हम लोग मन और उसकी चेतना के बारे में जानकारी पाने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग क्रमबद्ध अध्ययन का श्रेय संरचनावाद को जाता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। आगे देखिए, विलियम वुंड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलियम वुंड ने 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ये कॉलेज है और ये उनका लेबोरेटरी है जहाँ पे ये लोग प्रयोग करते थे। ये सबसे क्रांतिकारी इसलिए बना कि इस प्रयोगशाला के बाद ही लोगों के मन का जो विज्ञान है उसको प्रयोगात्मक तौर पे उसका विश्लेषण कर सकते थे। इसके पहले ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं था जिससे हम किसी के मन के बारे में जान सकते थे। वुंड ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना, जिसे मूलतः उन्होंने दो तत्वों में विश्लेषित किया, संवेदन तथा भाव। इंसान संवेदनाओं से चीज़ों को इकट्ठा करता है और बहुत अपने सेंस से या और साथ में जो फीलिंग होता है उसे अपने मन में दोहराता है। तो ये दो तत्वों का इन्होंने विश्लेषण किया वुंड साहब ने। लेकिन इनके जो शिष्य थे टिचनर, इनके अनुसार चेतना के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? संवेदना, भाव तथा प्रतिमा या प्रतिबिंब। यानी चीज़ों को संवेदित करना, उसकी भावना को इकट्ठा करना और साथ में उसकी एक प्रतिमा बना लेना अपने मस्तिष्क में। जैसे आपने कोई चीज़ देखा आँखों के जरिए और उसको फील किया कि इसका आकृति ऐसा है, उसका एक आकार, उसका एक इमेज जो आपने अपने मस्तिष्क में बैठा लिया। तो पहले वुंड साहब ने 2 ही चीज़ दिया था, संवेदन और भाव, और इन्होंने संवेदन भाव के साथ प्रतिमा को भी जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। टिचनर के अंतःनिरीक्षण को मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना है। टिचनर ने अंतःनिरीक्षण मतलब खुद का जो निरीक्षण है, इसको मनोविज्ञान की प्रमुख विधि माना है। नेक्स्ट, संरचनावाद का शिक्षा में योगदान। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपके आ जाते हैं पेडागॉजी में। ये आपका पेडागॉजी का सेक्शन है। पहला है संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष रूप में है। इट मीन्स इसने डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं दिया मनोविज्ञान में, लेकिन इसने क्या किया, दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। किसको? मनोविज्ञान को। एक नया क्रांतिकारी खोज निकला और साथ में इसने इस विषय को प्रयोगात्मक बनाया। इसके पहले कोई भी ऐसा शाखा नहीं था जो चीज़ों को प्रयोगात्मक तरीके से बता सकती थी कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जो हमारे मस्तिष्क में थी, इसका कोई ऐसा स्वरूप तैयार नहीं किया गया था। आगे दूसरा देखते हैं। मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक होने से शिक्षा की नई पद्धति के बारे में शिक्षकों को सोचने की चेतना आई।
साथ में अंतर्निरीक्षण विधि को प्रयोग शिक्षार्थी की मानसिक दशा तथा ध्यान, सीखना, चिंतन आदि प्रक्रियाओं के अध्ययन के प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाने लगा। शिक्षक नई नई चीज़ों को खोजने लगे। बच्चों के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके ध्यान, उनके सीखने के तरीके, उनके चिंतन करने के तरीके के आधार पर जो अध्ययन सामग्रियाँ हैं उसको बनाने लगे। अब आगे शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाने लगा जिससे शिक्षार्थी को चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्ष एवं ध्यान, ये सब देखिए, ऐसा शिक्षण देना शिक्षार्थियों को जिसमें उनका चिंतन, स्मरण और प्रत्यक्ष एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास कर सके, प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो। तो ये जो चीज़ें थीं, इस संरचनावाद ने योगदान दिया शिक्षा में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरे संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार्यवाद। जैसा कि आपको लग रहा है प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद में प्रयोग को हटा दिया है तो इसमें दिखेगा कार्य। इसका विशेषता क्या था ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका खोज किसने किया था। इसका जो संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स की आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ नीचे, दाढ़ी वाले स्मार्ट से बाबा थे। इनके द्वारा प्रकार्यवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की गई। साहब को तो इसके औपचारिक संस्थापक के रूप में मानते हैं, लेकिन साथ में कुछ अनौपचारिक संस्थापक भी थे, उनका नाम देख लेते हैं, डीवी, एंजल और कार। आगे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब इसके आगे बढ़ते हम लोग। प्रकार्यवाद में दो बातों पर प्रकाश डाला गया कि आदमी कोई कार्य को करता है और कोई आदमी किसी कार्य को क्यों करता है। जैसे आपने संरचनावाद में देखा कि उसमें इंसान अपने मन में, अपने चेतना में चीज़ों को संजोए हुए है, वो चीज़ों को सीख रहा है, वैसा वो अंदर फील कर रहा है। लेकिन इसमें आखिर में कोई काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। अंतर समझिएगा, पहले में मन के अंदर की बात की गई, भावनाओं की बात की गई कि हमारे अंदर भावनाएं क्यों आती हैं, और दूसरे में कि हमारा व्यवहार के प्रति हम लोग कोई कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं, कुछ तो रीजन होगा कि हम किसी कार्य को करते हैं। इसमें आगे देखिए, प्रकार्यवाद में मानसिक क्रिया या अनुकूल व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। अनुकूल व्यवहार में मूलतः प्रत्यक्ष स्मृति, भाव निर्माण तथा इच्छा आदि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्ति को वातावरण में समायोजन में मदद मिलती है। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपको तैयारी क्यों करना है। आप लोग तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि आपका उद्देश्य है नौकरी पाना, रोजगार पाना। तो जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ को करेंगे नहीं, किसी कार्य को करेंगे नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति कार्य तभी करता है जब उसके सामने कोई उद्दीपक हो, कोई लक्ष्य हो। इसी में आगे बढ़ते हुए देखिएगा आप लोग के प्रकारवादी में ईएल थॉर्नडाइक और वुडवर्थ का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें उन्होंने करके सीखने का नियम भी बताया। अब आगे देखते हैं, प्रकारवादियों ने संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर जोर दिया, मनोविज्ञान तथा जीव के घनिष्ठ संबंध को स्थापित किया। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार मनोविज्ञान उद्दीपक अनुक्रिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई उद्दीपक होगा तभी आप अनुक्रिया करेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सीखने में प्रारंभ में त्रुटियाँ अधिक होती हैं, किंतु अभ्यास देने से इस त्रुटियों में धीरे धीरे कमी आ जाती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कार्य पहली बार करेंगे वो उतना निपुणता नहीं आएगी, धीरे धीरे कोशिश करते करते वो चीज़ें निपुणता की तरफ बढ़ेंगी और चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो ये अभ्यास का नियम कहलाता है। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। शिक्षा शास्त्र में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यवाद का शिक्षा में योगदान, ये आपका पेडागॉजी का सेक्शन हो गया। इसमें पहला है कि मानव व्यवहार को मूलतः अनुकूल तथा लक्ष्यपूर्ण बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी कार्य को करने का एक लक्ष्य होना चाहिए, उसी के बारे में इन्होंने बताया है। अतः स्कूलों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चों को समाज में समायोजित करना चाहिए। सीखने की प्रतिक्रिया में वातावरण की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होती है। अतः अध्यापकों का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को स्वस्थ वातावरण दें, जिसमें उनके सीखने की प्रक्रिया को क्या हो और ही भी बढ़ावा हो और प्रक्रिया को प्रेरित करे। दूसरा, इस विचारधारा ने पहले से चले आ रहे सैद्धांतिक प्रत्ययों जो कि पाठ्यक्रम के अंग थे में क्रांतिकारी बदलाव लाए। स्कूल पाठ्यक्रम में करके सीखने पर बल दिया गया। यहाँ लर्निंग बाय डूइंग, आप लोग बहुत ही वर्ड यूज किए, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। इसका किस संप्रदाय से संबंध है? प्रकार्यवाद से संबंध है। देखिए, शिक्षार्थियों की क्षमता में व्यक्तिगत भिन्नता पर बल डाला गया।
जो शिक्षार्थी थे उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा सीखता है, कोई बहुत बहुत धीरे से सीखता है, किसी की सीखने की गति तेज होती है। तो उनकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके बारे में भी समझ में आया। प्रकारवाद ने इस बात पर बल दिया कि अलग अलग आयु स्तरों के बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, हर एक बच्चे का जो आवश्यकता होता है वो अलग अलग होता है। प्रकारवाद ने शिक्षा में उपयोगिता सिद्धांत को जन्म दिया। इससे सीखने की प्रक्रिया में बालक की महत्ता पर बल दिया। पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिसकी समाज में उपयोगिता हो। ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को यूज करने की जरूरत है नहीं अपने सिलेबस में, जिसका समाज में कोई ज़रूरत ही ना हो। नेक्स्ट, इस संप्रदाय ने शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी पर बल डाला। साथ ही शिक्षण व सीखने के लिए नई विधियों जैसे कार्यक्रमित सीखना जैसे शिक्षण विधि को विकसित किया। अब इसमें क्या है कि आप ऐसी जानकारी पर बल दिए जो एक वैज्ञानिक सोच को बनाए, वैज्ञानिक सोच को दर्शाए। तो इसके लिए ऐसे हमें शिक्षण बनाना चाहिए, शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच को डेवलप करे। प्रकारवाद में विशेषकर थॉर्नडाइक ने प्रकारवाद में इन बात पर बल दिया कि शिक्षक को अध्यापन कार्य करने से पहले शिक्षक उद्देश्यों को परिभाषित कर लेना चाहिए, तभी शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षक को उन परिस्थितियों पर अधिक बल डालना चाहिए जो आम जीवन में अक्सर देखे जाते हैं तथा उन अनुक्रियाओं पर बल डालना चाहिए जिनकी जीवन में आवश्यकता है। आप ये लाइन समझ रहे होंगे कि थॉर्नडाइक ने कहा कि सबसे पहले तो आप अपना शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको स्थापित कीजिए और अगल बगल वातावरण में किसका प्रयोग है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को समझाइए जिसका उसके समाज में कोई असर हो। इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय है व्यवहारवाद संप्रदाय, जिसकी स्थापना वाटसन साहब ने किया था। आपके सामने जे बी वाटसन साहब हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अंदाजा लगाना और उस पर नियंत्रण करना है। इसके पहले आप लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी इसमें कोई पहले में था कि जो मन था उसके बारे में, दूसरे में क्या था कि इंसान किसी कार्य को क्यों करता है, तीसरे में उसने देखा कि जो लोग व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार प्रकट करते हैं, आखिर में वो उन्होंने सीखा कैसे। इन बातों पे ध्यान दिया कि आखिर में बालक कोई काम करता है तो उस काम को कैसे सीखना है, इस पर जोर दिया। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक है विज्ञान है। इसका सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अंदाजा लगाकर उस पर नियंत्रण करना। जैसे कोई भी बच्चा क्या कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, उसमें क्या कमी है, क्या सुधार किया सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में इस पर प्रयोग किया गया। व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान ना होकर व्यवहार का विज्ञान है। जैसे आपको नाम से समझ में आ ही रहा होगा कि व्यवहारवाद व्यवहार का विज्ञान है। वाटसन के व्यवहारवाद के कारण ही उद्दीपक अनुक्रिया की उत्पत्ति की गई, यानी किसी प्रकार का उद्दीपक दिखा और उसके प्रति जो क्रिया किया गया ये उसका व्यवहार को दर्शाता है। वाटसन ने दर्शन के संबंध में मन और आत्मा को मनोविज्ञान में लाना गलत समझा, इसलिए उसने अपने व्यवहारवाद में संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों, पेशियों और ग्रंथियों को सम्मिलित कर वस्तुनिष्ठ रूप से निरीक्षण कर योग्य तथ्यों को स्वीकारा। वाटसन ऐसी घटनाओं को या वस्तु को मानते थे जो दर्शय हो, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक है, जो दर्शनीय हो, महसूस किया जा सके तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके। वृत्ति एक पैदाइशी गुण नहीं है, यह एक सहज क्रिया की धारा मात्र है। वाटसन ने मनोविज्ञान की 4 प्रमुख विधियाँ बताई। थोड़ा सा मैं इसको परिभाषित कर देता हूँ। उनके कहने का मतलब क्या है कि व्यवहारवाद लोगों के व्यवहार झलकता है, उसके संवेदनाओं, उसके ज्ञानेंद्रियों, पेशियों। आप देखते होंगे किसी को गुस्सा आता है तो वो अपना भाव चढ़ा लेंगे, किसी को हंसी आ रही है उनका चेहरा भी हंसता हुआ दिखेगा, उनके व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाएगा। कोई रो रहा है, कोई दुख है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। तो सभी प्रकार के उनके चेहरों को, उनके हाव भाव को देख के भी चीज़ों को पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख के किसी के व्यवहार के बारे में पता करना ये इनका मेन कार्य था। तो इसकी जो 4 विधियाँ थी इनके बारे में इन्होंने बताया। पहला प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देखना कि आखिर में क्या ये क्यों कर रहा है। दूसरा अनुबंधन, कंडीशन, इट मीन्स क्या संबंध बनाना। तीसरा परीक्षण, टेस्टिंग। चौथा 10 शाब्दिक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया कि चीज़ों को देखना, उससे संबंध बनाना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और लास्ट में इन्होंने एक रिपोर्ट, 10 शाब्दिक रिपोर्ट के बारे में वर्णन किया। व्यवहारवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, ये आपका आ गया पेडागॉजी का सेक्शन। इसमें व्यवहारवाद ने जो विधियाँ व तकनीक प्रदान करी
उनसे बच्चों के व्यवहार को समझने में काफ़ी मदद मिली, जो कि आजकल हम लोग समझ सकते हैं, चीज़ों को देखते ही हैं। सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार प्रस्तुत किए थे ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोविज्ञान ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया। वाटसन ने पर्यावरणीय कारकों को बच्चों के व्यक्तित्व विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। वाटसन का यह कथन कि यदि उन्हें 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दिया जाए तो वे चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, भिखारी कुछ भी उचित वातावरण प्रदान करके उन्हें बना सकते हैं। इस पर विशेष प्रभाव डाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछते हैं कि किसका स्टेटमेंट है कि मुझे कुछ बच्चे दो और आप जो भी चाहो मैं वो बना दूंगा। ये एक व्यवहार के रूप में, जैसे आप चोर के साथ संगत में रह के आप चोर बन जाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छे बन जाएंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान दिया गया कि आदमी का जो व्यवहार बनता है वो कुछ आनुवंशिकता गुणे वातावरण, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, उस पर आनुवंशिकता का प्रभाव तो रहता है, साथ में उसका वातावरण पे उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो व्यवहार कैसा करेगा या क्या बनेगा आगे चल के। स्किनर द्वारा सीखने के लिए जो नई विधि कार्यक्रमित सीखना दी गई ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हलचल मचा दिया। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस विधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और अनेक तरह के पाठों को सीखने में उन्हें सफलता भी मिली। कुसमायोजित बालकों में समायोजन के लिए व्यवहारवाद द्वारा विधियां दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, कुसमायोजित, जिसका व्यवहार गलत है, किसी गलत संगत में है, उनको सुधारने के लिए व्यवहारवादियों ने क्या किया, उनके व्यवहार पे ज़्यादा महत्व दिया कि ये चीज़ें को सुधारें, आगे चल के इनके व्यवहार में बदलाव आए, इसलिए उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। लास्ट है, व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार को समझने के लिए पूर्ववर्ती समस्तवाद, जो कि मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देने के विवाद का अंत किया। अगले संप्रदाय का नाम है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना वर्दाइमर साहब ने की थी। ये 1912 में किया था। मैक्स वर्दाइमर साहब का ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1880 को हुआ और 12 अक्टूबर 1943 में इनका निधन हुआ। इसके अलावा इनके जो सहयोगी थे वो कोहलर और कोफा थे। कोहलर का आगे आपको देखने का मिलेगा इनके सिद्धांत के बारे में। और जो गेस्टाल्ट है, इसका ये जर्मन शब्द है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब हुआ आकार या आकृति। और साथ में इन्होंने इसके पहले जो बताया था, उन्होंने कहा था, थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि आप प्रयास कीजिए, त्रुटि होगी लेकिन उससे आप लोग सीखेंगे। लेकिन इन्होंने प्रयास और त्रुटि को असफल करार दिया और साथ में इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसे अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कोहलर ने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया, जिसमें देखा कि एक कमरा है, उसमें 3-4 बनमानुष थे, उसमें सुल्तान नामक भी बनमानुष था और उसने कुछ केला टांग दिया। अब वो बैठा हुआ चुपचाप, ये लोग हाथ पैर मार रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा कि कैसे उतारा जाए। अचानक से उसने एक साइड में पड़ी छड़ी उठाई और केले को उतार लिया। दूसरा प्रयोग किया, उसने क्या किया कि केले का हाइट और बढ़ा दिया कोहलर साहब ने। फिर चिंपैंजी ने साइड में पड़ा हुआ एक बक्स को रखा, उसके ऊपर चढ़ा और लकड़ी से उसको तोड़ लिया। फिर तीसरे प्रयास में उन्होंने और ऊपर कर लिया, तो उसने 2 बॉक्स को जोड़ा, फिर उसने प्राप्त कर लिया केले को। और चौथे में उन्होंने क्या किया कि केले को और ऊपर किया, तो साइड में पड़े एक और छड़ी को उसने पहले छड़ी से जोड़ के केले को प्राप्त कर लिया। यानी इसको अंतर्दृष्टि का, यानी आप कोई कार्य कर रहे हैं, अचानक से आपके दिमाग में आएगा नहीं ये कार्य ऐसे करना है, तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत काम करता है अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का अर्थ है किसी समस्या को गहराई से देखना, वो समझना। किसी चीज़ को आप देखें, उसके बारे में समझें, अचानक से जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आपके दिमाग में जो धारणाएं बनती हैं कि कार्य को कैसे करना है, ये आपका कहलाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब शिक्षा मनोविज्ञान में इसका क्या प्रयोग है ये भी देख लेते हैं। यह सिद्धांत गणित जैसी कठिन विषयों के लिए उपयोगी होता है। जैसे गणित का सवाल लगाते हैं, आप किसी सवाल पढ़ हुए हैं, आप लाख कोशिश की लिए, लेकिन आपको जो एक ट्रिक होता है, जो लाइन वाइज लाइन जो चीज़ें चलती हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप करते रहेंगे तो चीज़ ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गणित में काम करता है। बालकों को समझने में बाल मनोविज्ञान की सटीक व्याख्या करती है। तीसरा है, यह रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। चौथा, पूर्णाकारवाद अनुभवों की पूर्णता पर बल देता है।
पाँचवा, बालकों में वृद्धि, कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति में विकास में सहायक है। छठा, बुद्धि की व्यापक स्तर पर व्याख्या की है। इसमें बुद्धि के बारे में व्याख्या की है जिसको आगे देखने को मिलेगा। साथ में चेतना के विकास में सहायक है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, छोटे बच्चों को अधिकतर सूझ द्वारा ही सीखते हैं, परिस्थिति को समझने की क्षमता का विकास, सीखने के यांत्रिक स्वरूप को कम करता है, ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन सूझ द्वारा ही होता है, संपूर्णता के अध्ययन के बाद अंगों का स्वयं ही अध्ययन करता है, समस्या समाधान विधि का जन्म इसी सिद्धांत में है। यह सिद्धांत बालकों को खोज करके ज्ञान का अर्जन पर बल देता है। यह सिद्धांत उच्च बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष सहायता प्रदान करता है। ज्ञान के पूर्ण रूप को सीखना। लास्ट है, समस्या का समाधान खंडों में नहीं बल्कि पूर्ण समग्र रूप में करता है। यानी किसी चीज़ को खंड खंड में विकसित न करके अचानक से वो चीज़ें दिमाग में आती है, पूर्ण रूप से उस चीज़ों को वो समग्र रूप से उस चीज़ों का समाधान करता है। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट है पाँचवा, मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस जिसको बोलते हैं। इस स्कूल की स्थापना का श्रेय सिगमंड फ्रायड साहब को जाता है। सिगमंड फ्रायड साहब, ये आप देख सकते हैं इनका तस्वीर, 6 मई 1856 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 में हुआ था। फ्रायड ने मन को एक वैज्ञानिक रूप देकर समझने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसे मन को 3 अवस्थाओं में बांटा। आप लोग देखे होंगे, आगे देखने को मिल जाएगा ये चीज़ें, ज्ञात, अर्धज्ञात और अज्ञात, जो आगे चलकर इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम अहम पराइहम में वर्गीकृत हुआ। इसके बारे में आप लोगों ने सिलेबस में अपने पढ़ा होगा। फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ़ से की है। जैसे बर्फ़ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग जल के अंदर तथा 10% भाग ही जल के बाहर रहता है। तो 90% इंसान अचेतन मन में होता है, 10% इंसान चेतन मन में होता है। अब शिक्षा में मनोविश्लेषण का योगदान। पहला, मनोविश्लेषण ने ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहनों पर जोर दिया जैसे प्यार प्रवृत्ति का उपयोग, अनुज्ञा और उदारता और बच्चे की अपनी इच्छा या रुचि। इसने विभिन्न बच्चों के बीच विभिन्न विषयों को आत्मसात करने में पाई जाने वाली विभिन्नताओं पर प्रकाश डाला, समझाया। इसका मतलब यह है कि विशिष्ट विकलांगता अन्य कारणों के बीच भावात्मक अवरोध के कारण हो सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों में जो प्यार, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अनुज्ञा, उदारता, ऐसे बच्चों की इच्छा या रुचि, इसके बारे में जानने के विषय में इसने बल दिया और साथ साथ विषयों को कैसे आत्मसात किया जाए इस पर प्रकाश डाला। और विशिष्ट या विकलांगता किसी बच्चों के विकास में कैसा अवरोध, भावात्मक अवरोध पैदा करता है, ये सब चीज़ें पता करने के लिए मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग किया गया। दूसरा दिया है, मनोविश्लेषण ने प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों, असंगत और आलोचनात्मक शिक्षकों और माता पिता तैयारी की कमी और भय के रूप में चिंता और आक्रामकता के कारण या माता पिता बच्चे या अंतर अभिभावक संबंधों के कारण भावात्मक अवरोध के संदर्भ में बच्चों में के प्रतिरोध को समझाया है। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे जो भी व्यवहार करते हैं, चाहे पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं, उनके माता पिता का जो अभिभावक का जो संबंध होता है, इसके भावात्मक अवरोध के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें इसी संप्रदाय में बताई गई। तीसरा, मनोविश्लेषण इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के लिए महत्व या उचित वातावरण को सामने लाता है। स्कूल और घर में वातावरण ऐसा होना चाहिए कि दमन की संभावना कम हो और उच्च बनाने की क्रिया की संभावना बढ़ जाए। इसे स्वतः स्फूर्त और रचनात्मक गतिविधियों के लिए और सही उच्च बनाने की क्रिया के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी बच्चे को घर में ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए जिसमें उनका दमन यानी उनका शोषण कम हो और उनको एक ऐसा माहौल मिले जिसमें वो अपना विकास बहुत अच्छे से कर सकें। चौथा, मनोविश्लेषण ने बच्चों की शिक्षा में खेल के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने खेल के महत्व पर जोर दिया। बच्चों के अन्य प्राकृतिक हितों के साथ खेलें। स्कूल में विभिन्न पाठचर्या और पाठ्यक्रम गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। इस जोर के खेल ने शैक्षिक और भावात्मक समस्याओं के उपचार में महत्वपूर्ण तकनीकों के रूप में प्ले थेरेपी और प्लेवे को जन्म दिया। इसी में प्लेवे को भी जन्म दिया। प्लेवे आप लोग जानते हैं, उसमें खेल के द्वारा बच्चे सीखते हैं। और इसी साथ साथ ये जो 5 संप्रदाय जो मुख्य थी ये ख़त्म होती है। इसके साथ साथ 3 संप्रदाय और हैं, लेकिन इसके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम जान लेते हैं उनका। प्रयोजनवाद, साहचर्यवाद और क्षेत्रवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए।